नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 के प्रथम प्रश्न पत्र पर। खैर, इसके बारे में एक भाग में पहले चर्चा कर चुके हैं और तकरीबन 17 प्रश्नों पर चर्चा की है। ऐसे में मैं आपको एक बार फिर ध्यान अंकित करना चाहता हूं कि हम प्रश्न पत्र में ऊपर सबसे पहले नामांक भरें और इसके अतिरिक्त हम इसके निर्देश भी भरें, पढ़ लें। निर्देश पढ़ने के अलावा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उसके अलावा ये देखें कि प्रश्न में क्या कहा गया है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी वह प्रश्न करीब 17 तक हैं, 16 तक हो चुकी है और 17 से करनी है। तो ये प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब इसी क्रम में मैं आपका ध्यान पुनः पहले हल किए हुए प्रश्नों पर ले जाऊंगा और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी, तीन पुजारी ने यामिनी राय, नंदलाल बसु का जन्म हवेली खड़गपुर, फूल बेचने वाली स्त्री चित्र नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया है। कैसे उत्तर लिखते हैं वो भी देखते जाओ ताकि आपको परीक्षा के समय में यह ध्यान आ जाए कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र भावेश चंद्र सान्याल का है। सतीश गुजराल चित्रकार है। आधुनिक मूर्तिकला का जनक राम की करबेज है। अबुल फजल आईनाए अकबरी पुस्तक लिखी है। श्रीनाथ जी के पीछे के जो विग्रह है उन्हें पिछवाई के नाम से जाना जाता है। शबीह व्यक्ति चित्र को कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कोलंबो में हुआ है। यहाँ पर एक चूक हुई है, उत्तर है वह प्रश्न के नीचे होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। कोई ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा या ओडिशा में स्थित है। तीर्थम गंगा अवतरण व भागीरथ की तपस्या को कहते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप नाम है पेक का पूरा। और चौमुखा मंदिर के संदर्भ में दो बातें आती है कि पार्श्वनाथ मंदिर जो कि देलवाड़ा में है और दूसरा आदिनाथ मंदिर रणकपुर में है। आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर जिसे रणकपुर में स्थित है, दोनों को ही चौमुखा मंदिर कहा जाता है। बारडोली के मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर गटेश्वर शिवालय है। शीर्षकहीन हेड मूर्ति शिल्प हिम्मत शाह का है। इसके अलावा मुगल शैली का जन्म के संबंध में एक प्रश्न था जिसका उत्तर बताया था मैंने कि हुमायूं के समय में दो कलाकार भारत आए थे और यहीं से मुगल शैली का जन्म हुआ है। अकबरकालीन मुगल कला की विशेषताएं दे रखी है यहाँ पे। इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें स्टॉप करके वीडियो को बीच में भी पढ़ सकते हैं। बसोली शैली के विषय कुछ थे जो मैंने यहाँ पर इंकित किए थे पिछले वीडियो में। नंदलाल बसु की चित्रण शैली पर संक्षिप्त लेख पूछा था, वो लिखा था। और बसौली शैली में साधु व कृष्ण नामक चित्र पर हमने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा पहाड़ी शैली की विशेषताओं पर भी चर्चा कर ली थी। अब आगे है एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का संक्षिप्त परिचय लिखना है और एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है, जिनका जन्म 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। उन्होंने कला की शिक्षा प्रसिद्ध गुरु डी.डी. देवलालीकर से प्राप्त की थी। 1937 से 1949 ईस्वी तक उन्होंने कश्मीर विजिटर्स ब्यूरो में कार्य किया। उन्होंने कश्मीर घाटी के अनेक चित्र व रेखा चित्र बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने मुंबई में एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में कार्य आरंभ किया है। मद्रास में उन्होंने एक फिल्म में कला निर्देशन का भी कार्य किया है। बेंद्रे ने 1941 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक और 46 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई और उसके बाद सोसाइटी के अध्यक्ष भी चुने गए हैं, जो कि यूँ समझ लो कि स्वर्ण पदक प्राप्ति के बाद की बात है। 1943 में मुंबई में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी लगी और 1947-48 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम आदि देशों की यात्रा की। अब यहाँ पर 4 देशों के नाम आ रहे, अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम। बीच में कोमा नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर कोमा करना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान व्यवस्थित जाए इस पर। बेंद्रे के प्रमुख चित्र श्रृंगार, सूर्यमुखी, फूल बेचने वाली आदि है और फूल बेचने वाली स्त्रिया चित्र में बेंद्रे ने अत्यंत आकर्षक व चमकदार रंगों का प्रयोग किया है। यह था एन.एस. बेंद्रे पर लेख। अगला है कलकत्ता कला समूह के उद्भव व विकास को बताइए। कलकत्ता कला समूह स्थापना 1943। आप चाहे तो पूरा ना लिख के सीधे लिख सकते हैं कलकत्ता कला समूह की स्थापना 1943 डैश करके। उसके बाद अगली लाइन में लिख सकते हैं प्रदोष दास गुप्ता और निरोध मजूमदार द्वारा की गई है। प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रिटेन में मूर्तिकला का अध्ययन किया था, वहाँ लंदन ग्रुप नामक सक्रिय संगठन से प्रभावित हुए और भारत आकर कलकत्ता समूह की स्थापना की।
इस समूह में निरोध मजुमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष, हेमंत मिश्रा, प्राणकृष्ण पाल, सुनील माधव सेन की सहभागिता भी है। और इस समूह द्वारा पुरानी विचारधाराओं, अभिव्यक्तियों के माध्यमों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई और नए रूपाकारों में कला की भाषा का प्रभाव किया गया और नई दृष्टि आत्मिक भाषा में नई बौद्धिक परिवेश की भी झलक दिखाई देती है। महाबलीपुरम के मूर्ति शिल्पों पर लेख तमिलनाडु से जो संबंधित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर स्थित है और 8वीं सदी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। मामल्य शैली, द्रविड़ शैली या पेगोडा शैली में बना है और सप्त पेगोडा, गंगावतरण, त्रिमूर्ति मंदिर, वराह मंदिर और दुर्गा मंदिर यहाँ के प्रमुख हैं। गंगावतरण शिल्प को तीर्थम भी कहा जाता है और इसके अतिरिक्त यह पर्वत की शिला पर खुले आकाश में बना हुआ 98 फीट ऊंचा और 33 फीट है और इसे भागीरथ की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस विशाल शिला के मध्य चौड़ी दरार में गंगा के बहाव को दिखाया गया है और गंगा के दोनों तरफ देवों, मानव, पशुओं, हाथियों, गंधर्व, विद्याधरों आदि को अनेक मूर्ति सजीव रूप में उकेरी गई है। यह सभी आकृतियां गंगा की अमृत धारा के बहाव की ओर हाथ जोड़े खड़ी है और गंगा के बहाव के ठीक नीचे भागीरथ को दोनों हाथ उठाए तपस्या करते हुए बताया है। वहीं पास में बिलाव को भी तपस्यारत दर्शाया है। सभी लोग गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने पर अत्यधिक प्रसन्न दर्शाए गए हैं। सप्त रथ के अंतर्गत पांडव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, इन रथों की ये सभी रथ है जिनकी छतें पिरामिड नुमा है और 3 तल तक के भी यहाँ पर रथ देखने को मिल जाते हैं, अर्थात कि 3 मंजिला। अगला है एलिफेंटा के बारे में विस्तार से लिखिए। तो एलिफेंटा 6 मील दूर समुद्री टापू से घिरा हुआ है और मुंबई के पास स्थित है, जिसका वास्तविक नाम धारापुरी है। यह पर्वत के ऊपरी भाग को तराश कर ग्रह मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर महेश्वर प्रकांड मूर्तियाँ तथा शिव तांडव नृत्य और शिव योगेश्वर आदि की मूर्तियाँ स्थित है। पत्थर पर खुदी विशालकाय मूर्ति कलात्मक एवं सजीव है। महेश्वर में तीनों सिर की श्रृंगार और अलंकारों को बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। यहाँ के प्रमुख मूर्ति शिल्प शिव नटराज, महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, शिव विवाह आदि है। ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम तकरीबन ये समझ लो आधे पेज का है। चांद बावड़ी की निर्माण कला पर प्रकाश डालना है। अब चांद बावड़ी क्या है? 9वीं सदी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, जिन्हें की राजा चांद के नाम से जाना जाता है, ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। यह बावड़ी 35 मीटर चौड़ी, 19.5 मीटर गहरी है। यह बावड़ी विश्व में सबसे गहरी बावड़ी है जिसके ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। इस बावड़ी में सीढ़ियों के 13 तल बने हैं जिसमें कुल 3500 सीढ़ियां हैं, लगभग 3500 सीढ़ियां हैं और यह बावड़ी हर्षद माता मंदिर के सामने ही दौसा जिले के आपानेरी में स्थित है। यह था चांद बावड़ी का परिचय। अगला है यदि आ जाता है टिप्पणी लिखिए और इस तरीके का प्रश्न आता है तो हम टिप्पणी किस प्रकार लिखेंगे। तो 3 बिंदु दे रखे हैं, विमल शाही मंदिर, किराडू और चौमुखा मंदिर। तो हम क्या जानते हैं, दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। इस मंदिर को गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में बनाया था। यह मंदिर अंबाजी के सफेद संगमरमर से बना है और मंदिर जय तीर्थंकर आदिनाथ अथवा ऋषभ देव को समर्पित है। अष्टभुजाकार एवं 8 मीटर व्यास वाला रंग मंडप इस मंदिर का सबसे अधिक कलात्मक व आकर्षक है। अगला है किराडू। किराडू कहाँ है? तो किराडू यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ पर 5 मंदिर वैष्णव व शिव मंदिरों का समूह है। केवल विष्णु मंदिर और शिव मंदिर ही ठीक हालात में हैं। शेष 3 मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। किराडू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, यह शिव को समर्पित है। इसके अलावा है चौमुखा मंदिर। पहले भी एक प्रश्न आ चुका है कि चौमुखा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लें। चौमुखा जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, रणकपुर में, और मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थंकर आदिनाथ की संगमरमर से बनी 4 विशाल मूर्तियां हैं। यहाँ स्थित प्रमुख मंदिर को रणकपुर का चौमुखा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के 4 और द्वार है और मंदिर में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। लेकिन इसके अतिरिक्त देलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर को भी चौमुखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है शंखो चौधरी का जीवन परिचय और कला कौशल पर प्रकाश डालना है। शंखो चौधरी एक प्रयोगवादी मूर्तिकार थे जिनका जन्म 25 फरवरी 1916 को संथाल परगना बिहार में हुआ था।
ये रामकिंकर बेज के शिष्य थे। इन्होंने विभिन्न माध्यमों में आधुनिक कला के आयामों, यथार्थता, सरलता आदि को साकार करते हुए अनेक मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में एक अलग शिल्प कार्यशाला की स्थापना की। इस कार्यशाला में उन्होंने 20 सालों तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने कला में स्नातक की उपाधि शांति निकेतन से प्राप्त की। उन्होंने कला भवन शांति निकेतन से ललित कला में डिप्लोमा, मूर्ति कला में विशेष योग्यता से किया है। उन्होंने धातु ढलाई की नेपाली पद्धति का भी अध्ययन किया है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, ललित कला रत्न आदि। इनके मूर्ति शिल्पों में अंतराल का बहुत महत्व है। अंतराल के माध्यम से इन्होंने मूर्ति शिल्पों में गतित्व प्रदान किया है। इनके मूर्ति शिल्पों में नारी आकृति, वन्य जीव से संबंधित विषय वस्तु को प्रमुखता से साकार किया है। लकड़ी, प्रस्तर, धातु, टेराकोटा, संगमरमर, सफेद और काला संगमरमर आदि विविध माध्यमों में इन्होंने अपनी कला में मौलिकता का प्रदर्शन किया है। 27 अगस्त 1906 को दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प पिजन, पीकॉक, कॉक, बर्ड, हेड ऑफ गर्ल, टॉयलेट, खड़ी आकृतियाँ, कर्व आकृतियाँ, अनेक शीर्षकहीन जैसे विषय है इनके। तो ये थे शंखु चौधरी। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न था 20वां ही का अर्थात वाला शहीद स्मारक मूर्ति। तो शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प की स्थापना 1956 में पटना सचिवालय भवन के बाहर की गई है। कांस्य धातु से बनी इन मूर्तियों की ढलाई पहले इटली में की गई थी, पश्चात उन्हें पटना में स्थापित किया गया था। तो अब जैसे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुछ शब्दों में गलती नहीं हो जाती है। इस संयोजन में 7 युवकों को दिखा गया है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1942 में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संकल्प के साथ एक जुलूस आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने इन युवा देशभक्त छात्रों को निर्ममता से गोली मार दी और इसी घटना में 7 युवक शहीद व अनेक घायल हो गए। इस मूर्ति शिल्प में देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मारक के रूप में घटना को जीवंत किया है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में तत्कालीन अंग्रेजों की क्रूरता, शहीदों के जोश के भाव, आत्मविश्वास को शारीरिक मांसपेशियों के उभारों के साथ अद्भुत प्रकार से अभिव्यक्त किया है। यह मूर्ति लाइफ साइज में निर्मित है, मतलब बड़ी है, काफ़ी बड़ी, और यूँ कह सकते हैं आदमकद, और चेहरे के भाव भी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। इसके अतिरिक्त इसी क्रम में एक प्रश्न जो कि तकरीबन इसी उत्तर का होगा, आधे पेज या पौने पेज के आसपास का, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पेक स्थापना 1947 को बम्बई में हुई थी। 1947 में सूजा रजा आरा नामक कलाकारों ने एक ग्रुप बनाने की योजना बनाई जो प्राचीन परंपराओं, नियमों व बंधनों से मुक्त हो सके। इसके लिए उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पेक के नाम से एक संगठन बनाया। यह 6 कलाकार थे, मूलतः आरा, सूजा, रजा, बाकरे, गाड़े, हुसैन। इन समूह के कलाकारों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपवाए। 1949 में इस समूह की प्रथम प्रदर्शनी हुई जिसने कलाकारों, समीक्षकों व सामान्य लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। 1953 के बाद इस समूह की सामूहिक गतिविधि कम हो गई और कलाकारों ने व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने आरंभ कर दिए। अगला है शिल्पी चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दिल्ली शिल्पी चक्र का मुख्य उद्देश्य था प्रभावी गतिविधियों और कार्यक्रमों द्वारा कार्यरत कला संस्थाओं की प्रणाली की जांच करना। कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। कलाकृतियों को कलाकारों के सामने इस उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया था ताकि वह उन पर खुलकर चर्चा कर सकें। चक्र ने सदैव अपने उस घोषित विश्वास के साथ कार्य किया कि कला और संस्कृति का संबंध सभी लोगों से है। यह भी सृजनात्मक कला का संदेश लोगों तक पहुंचाने में एक कलाकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों में बढ़ती जागरूकता से कलाकार का हित ही होता है और चक्र के कलाकारों ने नए उत्साह के साथ, अभिव्यक्ति की नई शैलियों के साथ युवा कलाकारों को आकर्षित किया। परंतु चक्र के बहुत से कलाकार अपनी कला को पारंपरिक कला से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने कार्यों में सामाजिक यथार्थ को उजागर किया। अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सामाजिक महत्व प्रतिपादित करते दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकारों का योगदान भारतीय समकालीन कला के विकास में बहुत ही सार्थक रहा है। ये प्रश्न थे तकरीबन आधे पौने
पेज के उत्तर वाले, और ये 1.5 नंबर के थे। अब है 2 नंबर वाले प्रश्न। यामिनी राय की लोक कला पर प्रकाश डालना है। अब इन प्रश्नों की विशेषता यह है कि आपको अथवा में 3 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से एक करना है। अब यहाँ पर यामिनी राय की लोक कला पर जब प्रकाश डालना है तो हम देखें कि यामिनी राय का जन्म 1887 ईस्वी में बांकुरा पश्चिम बंगाल में हुआ था और कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। शुरुआत में तो इन्होंने भी पाश्चात्य शैली में चित्र बनाए हैं, फिर बंगाल शैली में कार्य किया, परंतु वह फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी स्वयं की एक नई शैली विकसित की। यह बंगाल की लोक कला व बिहार के पट्टचित्रण से प्रभावित चित्र शैली थी। इन्होंने ग्रामीण लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की, जिसमें ये कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया व खिलौने बनाने वालों से प्रेरित होकर कलाकारी करते थे। इस प्रकार यामिनी राय भी एक प्रयोगवादी कलाकार के रूप में सामने आए। इनके चित्रों में आकृति अलंकारी आंखें बड़ी, नुकीली व कानों तक लंबी बनी है। लोक शैली का प्रभाव क्यों है उस पर बात कर रहे हैं। रेखाएं सरल व स्पष्ट है, रंगांकन भी सपाट किंतु प्रभावपूर्ण है और इनके चित्रों की रेखाएं मोटी और गतिमय हैं। जिन चित्र संयोजन में भी सरलता दर्शनीय है। इनके चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने का भ्रमित प्रयास नहीं किया गया। विषय जो है वो इनके देखें तो ग्राम जीवन, लोक कला, पौराणिक व धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र बनाए हैं इन्होंने। इसके अलावा माध्यम देखें तो इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे, चटाई आदि पर रंग भरे और लकड़ी की मूर्तियां भी लोक कला से प्रभावित होकर बनाई व नए प्रयोग किए हैं। अगला है अमृता शेरगिल का चित्रकला में योगदान। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके पिता भारतीय व माता हंगेरियन थी। कला की शिक्षा इन्होंने 11 वर्ष की आयु में इटली के फ्लोरेंस की चित्रकला शाला से दी थी और पेरिस की चित्रशाला में कला शिक्षा प्राप्त की थी। 1931 में पेरिस में इनकी कला प्रदर्शनी हुई, जिससे विश्व विख्यात हो गई और 1934 में भारत आई। भारतीय लड़कियां नामक चित्र बनाया, जो कि स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। 1934 से 37 तक इन्होंने भारत का भ्रमण किया और अजंता से प्रभावित हुई है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो कला पर पॉल गग का बहुत प्रभाव है और उसी शैली को अपनाकर अमृता ने भारतीय विषयों पर भी चित्र बनाए हैं। अमृता की कला में भारतीय तकनीक, सरल रेखाएं व भावों के अनुसार रंगांकन किया गया है। उनकी कला शिक्षा विदेश में हुई, परंतु उन्होंने भारतीय लोगों को यहाँ की संस्कृति को नजदीकी से देखा और गहन अध्ययन किया, तभी इनकी कला पर भारतीयता पूर्ण रूप से झलकती है। प्रत्येक चित्र में भारतीय आत्मा के दर्शन होते हैं। यदि इसकी जगह एक और प्रश्न है, बंगाल शैली के उद्गम और विकास को विस्तार से लिखिए, तो 1884 में E.V. हेवेल मद्रास कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने और वैसे तो अंग्रेज थे लेकिन भारतीय कला के समर्थक थे और इन्होंने कहा था कि भारतीय कला श्रेष्ठ है और संसार का ध्यान प्राचीन कला की ओर आकर्षित भी किया। इनका कथन था, यूरोपियन कलाएं तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, परंतु भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर और अपार है। अवनी बाबू या अवनीनाथ टैगोर हेवेल के संपर्क में आए, उनका भी ध्यान भारतीय पुरातन कलाओं की तरफ गया। अवनीनाथ ने राजस्थानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का अध्ययन किया और इन सब शैलियों के समन्वय से एक नई शैली का सूत्रपात किया, जो कि विशुद्ध भारतीय थी। इस नवीन शैली को बंगाल शैली कहा जाता है। भारतीय कला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। यह शैली बंगाल के कलाकारों द्वारा विकसित की गई है। तो ये प्रश्न था 22वें, इनमें से किसी एक को करना था, लेकिन मैंने तीनों ही प्रश्नों का बताया कि आपको कैसे उत्तर लिखना है प्रश्न आए तो, और आप उनमें से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला के शैलीगत विकास क्रम को विस्तार से समझाइए। तो राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंतर्गत राजस्थानी शैली का वर्णन किया है और राजपूत शैली को 2 भागों में विभक्त किया है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। अब राजस्थान शैली जो है वह राजस्थान में राजपूत राजाओं के संरक्षण में पल्लवित एवं पोषित कला शैली राजस्थानी चित्र शैली कही जाती है। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक भी राजस्थान में चित्रकला का विकास हुआ और यह चित्र शैली अपभ्रंश शैली में से प्रभावित दिखाई देती है। 7वीं सदी में मरु प्रदेश में शंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी शैली का प्रारंभ मेवाड़ से हुआ और राजस्थानी कला का वर्गीकरण
क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर किया जाता है तो 4 भागों में बांटा जाता है। मेवाड़ शैली, उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही। हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और ढूंढाड़ शैली, जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावटी। यदि यह प्रश्न दिया और जयपुर शैली का उद्भव और विकास के साथ विशेषताओं का वर्णन पूछ ले तो ऐसे में क्या करें? जयपुर देश विदेश में अपने नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य और चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित जयपुर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्छावा वंश की रियासत आमेर उत्तर काल में जयपुर स्थानांतरित हुई। महाराजा मानसिंह ने मुगल साम्राज्य के अंतरंग संबंधों के कारण जयपुर रियासत का कलात्मक विकास अधिकाधिक हुआ। 1600 से 1614 ईस्वी तक आमेर से पास प्राप्त भित्ति चित्रण इस शैली के प्राचीनतम उदाहरण हैं। बेराट के बाग, मोजमाबाद की छतरिया, भारमल की छतरी, अकबरकालीन रस्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ जयपुर शैली का समृद्ध चित्रण को परंपरा को रेखांकित करते हैं। जयपुर शैली के विकास क्रम का दूसरा चरण मिर्जा राजा जयसिंह से प्रारंभ होता है, जिनके दरबार में बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि राजा ने दरबारी रत्न थे और 1787 ईस्वी में राजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना में कलाओं के उत्थान में भी विशेष योगदान दिया। इस समय की चित्रकला में लोक कला के स्थान पर मुगलिया प्रभाव युक्त कोमल एवं बारीक रेखांकन, हल्की पीली रंग संगति से युक्त संस्कृत और हिंदी ग्रंथों का बाहुल्य चित्रण हुआ है। सवाई जयसिंह के पश्चात महाराजा ईश्वरी सिंह के समय में साहिब ब्रह्म और लाल चितेरा नामक चित्रकार आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। और प्रश्न भी बहुत सी बार छोटे प्रश्नों में भी यह पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। इनके समय में व्यक्ति चित्रण और पशुओं की लड़ाई में अनेक चित्र बने। इसकी विशेषता है जयपुर शैली के चित्रों में सभी चित्रण में आदमकद चित्र प्रमुखता से बने हैं। अंक प्रत्यंग के उभार के लिए पर्दाज का काम जयपुर कलम की निजी विशेषता रही है। रंग संगति में लाल, पीला, हरे व हल्की रंग योजना में मुगल प्रभाव दृष्टिगत होता है। जयपुर शैली की विषय वस्तु में कृष्ण लीला, पौराणिक आख्यान, भागवत पुराण, आदि पुराण, बिहारी सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, 12 मासा, रागमाला, दरबारी चित्रण, व्यक्ति चित्रण और पशु पक्षियों की लड़ाई, स्त्री सौंदर्य आदि चित्रण प्रमुखता से हैं। अगला है किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं हम। आध्यात्मिकता एवं सौंदर्य का सुंदर समावेश हुआ है। नर नारी को कृष्ण एवं राधा के रूप में अंकित कर अलौकिक सौंदर्य को चित्रित किया गया है। पुरुष आकृतियों को लंबी छरहरी, नीलवर्णी काया, समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, हिंगुली, पतले अधर, खंजनाकृति कर्णवत, खींचे अरुणाभ, नुकीली, चिबुक, पतली व लंबी अंगुलियों के साथ चित्रित किया गया है। ऊंची पगड़ियों जिनको मोतियों की मालाओं से सजाया गया है। शरीर पर सुंदर जामों को चित्रित किया गया है। इससे आकृति में नारी सुलभ लावण्यमयी सौंदर्य को अंकित किया गया है। राधा के रूप में बनी ठनी के इस रूप यौवन को उजागर किया है और गौरवर्ण में काजल युक्त विशाल नेत्र, कपोलों पर झूलती बालों की लटे, पतले व रसपूरित होठ, पतली व लंबी कोमल अंगुलियों को चित्रित किया गया है। चौथी विशेषता है स्त्री आकृतियों में लहंगा कंचू की पारदर्शी ओढ़नी से युक्त कोमल काया को मनमोहक बनाया गया है, जिन्हें मोतियों के सुंदर आभूषणों जिसमें टीका, कानों में झुमके, नाक में नथ व हाथों व पैरों पर महावर लगाया गया है चित्रित किया गया है। पांचवी विशेषता है प्रकृति चित्रण। यहाँ पृष्ठभूमि में झीलों, पहाड़ों, उपवनों, पशु पक्षियों का अंकन है। वहीं झील में कमल पुष्प, जल क्रीड़ा करते पक्षी, सारस, तैरती नौका, प्रेमालाप, राधा कृष्ण अनोखा चित्रण किया गया है। केले के वृक्ष, फव्वारों, ऊंची अट्टालिका आदि को अद्भुत सौंदर्य के साथ चित्रण किया है। विषय वस्तु के अंतर्गत राधा कृष्ण की लीला तथा रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि का चित्रण किया है। यहाँ पर अन्य चित्रों में शिकार, उत्सव, दरबारी विषय, शबीह चित्र भी बने। नौका विहार में राधा कृष्ण का अंकन भी मौलिकता से हुआ है। इसके अतिरिक्त लिख सकते हैं कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें हरा भरा अंकन देखने को मिलता है, बाकी में मरुस्थल देखने को मिलता है। और जब पूरा पेपर हो जाए तब अंत में आपको समाप्त भी लिखना है, जैसा कि निर्देश में दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार आपका पेपर रहता है। आप सभी को धन्यवाद।